जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आइए आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का जो चर्चा कर रहे थे, यानी कि इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 10 का इतिहास पढ़ रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक हम लोगों ने देखने का काम किया। आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो देखेंगे और पार्ट 4 वीडियो में हम लोग इसमें जो आज टॉपिक देखेंगे उसमें सबसे पहले है चंपारण आंदोलन। याद रख लीजिएगा, चंपारण आंदोलन ये 1917 में हुआ। ध्यान दीजिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि बिहार की धरती बड़ा ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि बिहार से जो व्यक्ति अगर एक बार चमक गया तो निश्चित तौर पे यह समझ लीजिए कि उसे कभी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे अगर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की भी अगर बात किया जाए तो उनका भी चमकने का कारण रहा बिहार। क्योंकि बिहार में जब वो प्रथम बार 2014 में बिहार में एक ऐतिहासिक रैली कर रहे थे तो उसमें भी क्या हुआ कि लगातार बम धमाका हुआ, जिसके वजह से जो है से कि पूरे दुनिया में मोदी जी छा गए कि अरे भैया किनके रैली पर बम धमाका हुआ, तो मोदी जी के रैली पर बम धमाका हुआ। तो यहाँ से बिहार से मोदी जी पूरी तरीके से छा गए। भले बिहार को कुछ देने का काम करे या ना करे, लेकिन आगे बिहार जो है से बढ़ाने में अहम योगदान अदा किए। उसके बाद में आपको हम बता दें कि प्रभु श्री राम का भी ससुराल जो है से बिहार के सीतामढ़ी मिथिला आप सबको जानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग जो है से प्रभु श्री राम को भी गालियाँ देते हैं। क्योंकि ससुराल होता है तो ससुराल में जब कोई भी आता है तो उसको तो गाली दिया जाता है। तो इस बात को याद रख लीजिए। उसी तरीके से गांधी जी जो भारत के राष्ट्रपिता, आप लोग सभी को जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो गांधी जी को भी पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 ईस्वी में और पूरा इंडिया जो है से कि इनको जो है से पूरा जानना शुरू कर देता है, तो गांधी जी को भी चमकाने का काम बिहार किया। प्रभु श्री राम का ससुराल बिहार में हुआ, मोदी जी को चमकाने का काम बिहार किया। इसलिए बोलो बिहार की जय, है ना। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे चंपारण आंदोलन 1917 के आंदोलन को हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। करा बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बाबू रे, नील उत्पादन करने के बाद आप लोगों को पिछले पार्ट में हमने बताया है कि जब भी एक बार अगर नील का उत्पादन कर लिया जाता था तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति लगभग 5 से 6 वर्षों के लिए क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। अब कराए कि तो बंगाल तथा बिहार आप जानते हैं कि बंगाल और बिहार पहले एक ही में रहा करता था। अब कुछ दिन के बाद जो है धीरे धीरे जो है क्या हुआ, बंटवारा हुआ। करा बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विशेषकर बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती थी, कम जाती थी। लेकिन यद्यपि 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इसमें किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत ही कम होती थी। कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग क्या हो गई, गिर गई। देखिए, अगर कोई कृत्रिम मतलब वो प्राकृतिक रूप से अगर कोई प्राकृतिक के द्वारा कोई वस्तु को उगाया जाता है या प्राकृतिक के द्वारा जब कोई वस्तु तैयार होता है तो उसका कीमत कहीं ना कहीं कृत्रिम वस्तु से क्या होता है, थोड़ा अधिक होता है। अब एक होता है कि कृत्रिम दुग्ध बनाया जाए और एक होता है कि जो मतलब गौ मांस है या फिर भैंस का दूध, ओरिजिनल अगर दूध हम लोग प्राप्त करते हैं तो कृत्रिम दूध के तुलना में भैंस का दूध थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। रीजन है वो प्राकृतिक के द्वारा वो बना हुआ चीज है ना। तो शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा
नहीं होगा, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दें तो किसान को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक क्या कर दी, वृद्धि कर दी। जो बड़े किसान थे छोटे किसानों से लगान क्या करने लगे, अधिक लेने लगे, जिसके कारण जो है से किसान क्या होता चला गया, गरीब होता चला गया। कराय नीलों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान रिश्त थे। नीलों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान क्या थे, रिश्त। रिश्त मतलब क्या होता है, दब जाना। मतलब अगर कोई कर्जा आपको दे दे और कर्ज में आप अगर दब जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप कर्ज में रिश्त हैं, यानी कि कर्ज में दबे हुए हैं। इसी समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा 1916 ईस्वी में एक लखनऊ समझौता भी होता है 1916 ईस्वी में, और कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में। कहां, लखनऊ। लखनऊ कहां पड़ता है भैया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नवाबों का शहर है लखनऊ, याद रख लीजिएगा। पीतल की नगरी भी लखनऊ में है। अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने, ध्यान दीजिएगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कहां हो रहा था, कब हो रहा था, 1916 ईस्वी में। और उसी अधिवेशन में गांधी जी क्या करने गए थे, भाग लेने के लिए गए थे। तो किसान, एक चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने सबका ध्यान इस ओर, देखिए चंपारण का एक किसान था जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हो रहा था, उसमें चंपारण का एक किसान जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का क्या किया, अनुरोध किया। याद रख लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछता है बेटा कि महात्मा गांधी को बिहार आने, यानी बिहार के धरती चंपारण आने के लिए किसने जो है से अनुरोध किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया था कि ये गांधी जी चलिए ना जरा बिहार की धरती चंपारण का यात्रा करते हैं, आइए बिहार के बारे में आपको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने का न्योता दिए थे। जब गांधी जी मोतिहारी यानी चंपारण का जिला कार्यालय पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि देखो मुझे किसी प्रकार का वहां के जनता के द्वारा कोई हमको आघात होने वाला नहीं है, इसलिए आप अपना जिम्मेवारी, अपना फोर्स, अपना सारा सिस्टम अपने पास रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को क्या किए, समझे। तो गांधी जी जो है से कि राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में चंपारण आते हैं और चंपारण की धरती पे जैसे ही आते हैं तो जो ऐसे कि वहां के किसानों की दयनीय स्थिति को समझने का प्रयास किए। कौन, गांधी जी। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया। चंपारण एग्रियन कमेटी, चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन गांधी जी के दबाव पर अंग्रेजी सरकार ने एक कमेटी बनाने का काम किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि तिनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाएं जो किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधी जी के सहयोग दिया, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, ध्यान देना, गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा, तो अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा को आधार बनाया था। इस आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने, इनका सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहना, झूठ नहीं बोलना, और अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को बर्बाद नहीं करना है, इसके साथ गांधी जी खड़ा थे। और इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा बेटा, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार आने के लिए गांधी जी को बुलाने का काम किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया। और ये गांधी जी कहाँ थे उस समय? तो लखनऊ सम्मेलन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 ईस्वी में। आइए अब हम लोग देखते हैं खेड़ा आंदोलन। ये था आज का चंपारण आंदोलन, हम लोगों ने देखा 1917 ईस्वी में। और इसी में जो ऐसे गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया जाता है। तो प्रश्न आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो चंपारण से शुरू हुआ, है ना। आइए आज हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। देखिए, देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में, देखिए ये खेड़ा जो था ना, ये खेड़ा जो था बेटा, ये गुजरात में पड़ता है। ये खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल, देखो खरीफ फसल मतलब जिसमें धान होता है ना, उसे खरीफ फसल बोला जाता है। और उसके बाद में जो रबी फसल होता है उसमें गेहूं। और खरीफ फसल का सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान यानी चावल, और रबी फसल का सबसे महत्वपूर्ण फसल जो है वो क्या है? गेहूं। और ये खरीफ फसल जो है हम लोग बरसात के मौसम में खरीफ फसल का बुआई ज्यादा करते हैं, और जैसे रबी फसल शीत ऋतु में बोया जाता है, और इसको ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है। कराए कि सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। सरकार का यह आरोप निराधार था। 22 जून 1918 को यहां गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। कहां? खेड़ा में 22 जून 1918 को। कब बेटा? 22 जून 1918, ध्यान दीजिएगा। 22 जून 1918 को गांधी जी ने क्या कहा कि देखिए, अगर आप लोग मानना है तो मान जाइए, नहीं तो हम क्या करेंगे? आंदोलन कर देंगे, सत्याग्रह कर देंगे। आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली, और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस क्या हो गया? जगा। देखो, अब जैसे जैसे गांधी जी अपना स्टेप बढ़ाते जा रहे थे, तो गांव के लोगों को लगा कि नहीं, गांधी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा कदम उठा रहे हैं। इसलिए आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण लोग क्या होने लगे? भाग लेने लगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे खेड़ा आंदोलन में किसानों के प्रति जो बर्बर दयनीय स्थिति था, उसके उन तमाम बातों को लेकर के गांधी जी ने कहा कि देखो, 22 जून 1918 को गांधी जी कहा कि देखो, तुम लोग सुधरना है सुधर जाओ, वरना तो हम क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे। तो लगभग 1 महीने तक सत्याग्रह करने के बाद जो है से कुछ फसल की बुआई यानी रबी फसल की बुआई हुई, जिससे स्थिति क्या हुआ? बदला। आइए, मोपला विद्रोह। अब हम लोग तीसरा जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोपला विद्रोह। कौन है बेटा? मोपला विद्रोह। ध्यान देना, मोपला विद्रोह। आइए, मोपला विद्रोह ये 1917 में, कब चला था? 1917 में करा आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी और नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करते थे। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा
कर दी। देखिए अब करा किसानों एवं जमींदारों के बीच में क्या हो गया भैया, संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी। देखिए जमींदार लोग जो था ना वो किसान को जबरदस्ती जो है से कि कर्ज में धकेलना चाहता था। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी के खेत में या किसी के यहाँ मजदूरी करेगा वो तब मजदूरी करेगा जब उसको कुछ बचत होगा, बचत जब नहीं होगा तो वो मजदूरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करा जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तन हो गई। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मुप्पला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार, ध्यान दीजिएगा साहब, अली मुसालियार, क्या है जी, अली मुसालियार, ध्यान दीजिए, ये अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर अपने आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना दिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। मुप्पला विद्रोह धीरे धीरे क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। आइए बारदोली सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। इसमें जो है से कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाया गया। तो हम लोग आज देखते हैं अभी अब ये टॉपिक बारदोली, ध्यान देना बेटा सही तरीके से, बारदोली सत्याग्रह। आप लोग सभी कोई बुक रख लेंगे और BTBC बिहार सरकार का जो बुक होगा इसमें मैं एक एक लाइन पढ़ा करके समझाने का प्रयास किया हूं और आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप सभी कोई बुक रख करके और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग पूरे तरीके से ईमानदारी से इसका क्वेश्चन आंसर सभी को करेंगे। पहले ईमानदारी से पहले पढ़ाने दीजिए पार्ट बाय पार्ट, चूंकि क्लास में ये लेसन लगभग 1.5 से 2 महीना चलता है तो बहुत कम समय में हम लोग समेटने का प्रयास कर रहा हूं। बारदोली सत्याग्रह के बारे में कह रहा है कि फरवरी 1928 में इस प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक में, देखिए ये बारदोली तालुक जो था ये कहां था, गुजरात के सूरत जिला में। कौन जिला में बेटा, गुजरात के सूरत जिला में। गुजरात के कौन जिला में, सूरत जिला में। लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट, ध्यान दीजिएगा, किसान क्या होने लगे, असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार से निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। ध्यान दीजिएगा साहब, ये जो किसानों ने जो आंदोलन छेड़ा अपने लगान के विरोध में, जो टैक्स के विरोध में जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा, इसमें बारदोली सत्याग्रह वाला में, तो इसका नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अब देखिए इसी बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है बेटा, याद रखना। बारदोली सत्याग्रह में ही जब किसानों को समर्थन करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जी को वहां के किसानों के द्वारा सरदार की उपाधि दी जाती है और वहां से इनका नाम के आगे जुड़ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर वे सरदार भी कहलाए। उन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बंबई में रेलवे हड़ताल हुई और KM मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधान परिषद की सदस्यता से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल, ब्लूमफील्ड बेटा किताब पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप यहाँ पे, ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। आइए किसान सभा का गठन, अब हम लोग आज चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक जो है, यहां तक बारदोली सत्याग्रह देख लिए, अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं किसान सभा। ध्यान देना बेटा, किसान सभा का गठन, किसान सभा का गठन करा। इस प्रारंभिक आंदोलन ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया
और उन्हें अपनी शक्ति का भी एहसास कराया। देखिए, जिस प्रकार से युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी कहा कि देखो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसलिए क्या होता है कि लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के कुछ मोटिवेशनल बुक को पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़ने से क्या होता है, आपके अंदर में एक ऊर्जा जगता है और हमें लक्ष्य के प्रति जो है से अग्रसर होने का क्या होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जागृत किया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर, ध्यान देना बेटा, 1922 से 23 में बिहार में, 1922 से कितना, 23 में बिहार में, कहां, बिहार में, कहां, बिहार में, किसके नेतृत्व में, शाह मोहम्मद जुबैर, किसके नेतृत्व में, शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, किसके नेतृत्व में, शाह मोहम्मद जुबैर, किताब पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इससे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में, याद रख लीजिएगा, बिहार में सबसे बड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। तो याद रख लीजिएगा, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 में सोनपुर में, देखिए बिहटा में कब, 1928 में, और सोनपुर में 1929 में, ध्यान देना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बिहटा, बिहटा में कब, 1928 में, किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और उसके बाद में सोनपुर सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, तो सोनपुर में कब किसान आंदोलन, 1929 में, किसके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किस सभा की विधिवत स्थापना के इस वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल, कब किया गया बेटा, 11 अप्रैल 1936, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहां, लखनऊ में करा। उस समय बिहार में बकास्त आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ क्या हो गया, सम्मिलित तो हो गया। अब देखिए हम लोग अगला जो टॉपिक है, मजदूर आंदोलन। आइए देखो, बहुत ईमानदारी से बेटा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग शांति तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं अरे बड़ा एमबी कट रहा है, भैया देखो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने से अच्छा है कम से कम पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो तो आप देख रहे हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कि ज्यादा एमबी लगा करके पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। कराए मजदूर आंदोलन। आइए आज हम लोग देखते हैं अब कौन सा आंदोलन, मजदूर आंदोलन। कौन सा आंदोलन बेटा, मजदूर आंदोलन। कौन आंदोलन है जी, मजदूर आंदोलन। कराए यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी, देखिए पहले हैजा, डायरिया, प्लेग इत्यादि ये बड़ा बड़ा महामारी हुआ करता था। जिस प्रकार से आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा महामारी कोरोना जो फैला हुआ है, जो वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है, जिसके वजह से हम लोग के अपने यादगार में पूरी तरीके से हर प्रकार के उद्योग, कल कारखाना और यहाँ तक कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं ये सब क्लोज चल रहे हैं, बंद चल रहे हैं। ये आज का ये बीमारी है। पहले का था हैजा होता था, डायरिया होता था, प्लेग होता था, जिससे कि गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। ऐसा नहीं कि ऐसा इस प्रकार का महामारी इस बार पहली बार आया है, नहीं, बहुत पहले भी महामारी चला करता था। ये धीरे धीरे समय के साथ अंत होता है, खत्म होता है।
कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर असंतुष्ट थे। ध्यान दीजिए, जब महामारी हुआ तो जब मजदूर कारखाना छोड़ करके जाने लगे तो मिल मालिकों ने क्या कर दिया कि मजदूरों का मजदूरी क्या कर दिया, बढ़ाया। लेकिन जैसे ही प्लेग खत्म हो गया, महामारी खत्म हुआ, फिर से मजदूरी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जब मजदूरी कम कर दिया तो मजदूर अब क्या रहने लगे, असंतुष्ट रहने लगे। देखिए, कहावत में कहा गया है कि एक कुशल श्रमिक वही हो सकता है जो एकदम मन से क्या रहे, स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे। वही जो है से एक कुशल श्रमिक हो सकता है, एक अच्छे तरीके से वो कार्य कर सकता है। अगर वो मन से संतुष्ट नहीं रहेगा, अगर वो सही तरीके से उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो सही तरीके से कोई भी कार्य को कर नहीं सकता है। देखिए, जब किसी भी काम को करने में मन लगता है ना साहब, तब जो है से कि उस काम को करने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर काम को करने में मजा नहीं आए, मन ना लगे, तो निश्चित तौर पे उस काम को करने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि मजदूर क्या रहने लगे, असंतुष्ट रहने लगे। क्यों? क्योंकि मजदूरी उसे क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विशेष विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। देखिए, पूछता है AITUC इसका फुल फॉर्म क्या होता है तथा इसकी स्थापना कब हुई, तो 1920 में। इसका फुल फॉर्म होता है A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया, T फॉर ट्रेड, U फॉर यूनियन और C फॉर कांग्रेस, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है प्रश्न। तो 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कब किया गया, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का क्या किया जाए, समर्थन किया जाए। कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों की विरोध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस क्रम में मार्च 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। याद रख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1930 ईस्वी में। कब, जब मेरठ षड्यंत्र नामक मुकदमा किसानों के ऊपर चलाया जाने लगा, तब मेरठ षड्यंत्र नामक मुकदमा जब किसानों के ऊपर चलाया जाने लगा, तब जो है से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू होता है, जिसे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा। लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ, ध्यान देना बेटा, क्या था जी, हिंद मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में यह विभाजित हुआ। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधान मजदूरों का समर्थन जारी रहा। यानी कि जितने भी भारतीय महान शासक थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता थे, वो सभी भारतीय किसानों को क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। आइए अब हम लोग चलते हैं जनजातीय आंदोलन। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग सही तरीके से इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये जनजातीय आंदोलन है और ये जनजातीय आंदोलन मतलब आदिवासी समाज के लोगों को हम लोग जनजातीय आंदोलन कहते हैं, जनजातीय समाज कहते हैं, है ना। तो जैसे जनजाति में होता है खोंड होता है, उसके बाद में भील होता है, मीना होता है ना, चेरू होता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग जनजातीय थे, है ना। देखिए, जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन,
जनजातीय आंदोलन। आइए साहब, जनजातीय आंदोलन क्या होता है? कर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी के तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में, दक्षिण भारत के दक्षिण, देखो इस तरीके से ये हमारा भारत है, ये ऊपर में उत्तर भारत कहलाता है, नीचे में दक्षिण भारत कहलाता है, इधर पश्चिम भारत कहलाता है, इधर पूर्व भारत कहलाता है साहब, ठीक है, इधर पूर्व भारत। तो हम लोग कौन सी भारत के बारे में पढ़ा जा रहा है जी? दक्षिण भारत। तो यही ना दक्षिण भारत हुआ जी, ये दक्षिण भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कराए विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में अशांति थी, जहां 1916 ईस्वी में विद्रोह हुआ। इसलिए 1922 से 24 में अल-मुरी, कहा अल-मुरी, ध्यान देना साहब, अल-मुरी, ध्यान दीजिएगा सही तरीके से, अल-मुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, अल-मुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, किताब पढ़िएगा अल-मुरी सीताराम राजू, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसको कॉपी में चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। कर नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में, श्री राजू सीताराम राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ा गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफी धन एवं सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अंततः 6 मई 1924 को राजू को क्या कर लिया गया बेटा? गिरफ्तार कर लिया गया। राजू जो सीताराम राजू था, अल-मुरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो 6 मई 1924, 6 मई 1924 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, और उन्हें गोली मार दी गई। 6 मई 1924 को अल-मुरी सीताराम राजू को गिरफ्तार किया गया और अंतोगत उन्हें क्या कर दिया गया? गोली मार दिया गया, हत्याएं कर दी गई, है ना। सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया, और सितंबर 1924 में विद्रोह का क्या हो गया बेटा? दमन कर दिया गया। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह के दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहांडी, ये कालाहांडी कहाँ है? ये कालाहांडी उड़ीसा में पड़ता है। बहुत ही गरीब एरिया है, बहुत ही नॉर्मल एरिया है ना, वहां के लोग बहुत गरीब हैं। कालाहांडी कहाँ पड़ता है भैया? उड़ीसा में पड़ता है, ध्यान देना। कालाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अतएव अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांव को जलाकर नष्ट किया जाने लगे। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटा नागपुर, याद रखिए ये छोटा नागपुर अपना झारखंड में है बेटा। ये छोटा नागपुर कहाँ है जी? ध्यान दीजिएगा, ये छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है? झारखंड में। छोटा नागपुर कहाँ है बेटा? झारखंड में। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांवों जो है जनजाति है। उरांवों ये क्या है बेटा? ये जनजाति है। उरांव क्या है? जनजाति है। उरांवों के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया, परंतु यह आंदोलन अहिंसक था, जो 1914 से 1920 ईस्वी तक चला। इसका नेता जत्रा भगत था। इसका नेता कौन था? उरांव विद्रोह जब हुआ था, जिसके नेता कौन था? जतरा भगत, ध्यान दीजिएगा, जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई, है ना। एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है ना, इस पर बल दिया गया, तथा मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात कही गई। मांस, मदिरा मतलब क्या होता है? शराब। मदिरा मतलब क्या होता है? शराब। इस पर कहा कि ये जतरा भगत कहे कि ये सब चीज छोड़ दीजिए, मांस और मदिरा को छोड़ा जाए और आदिवासी नृत्य को भी नहीं किया जाए। 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज में
1917 में मयूरभंज, याद रखिएगा, मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर में थोडोई कुकियों ने विद्रोह कर दिया। 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था, तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध। देखो झूम खेती का होता था, एक बात समझ लीजिए, झूम खेती का मतलब होता था बेटा कि जब अगर मान लिया जाए सपोज दैट यहां हम आज खेती किए और इस भूमि की उर्वरा शक्ति अगर कम जाए तो हम इसको 2-3 महीना के लिए छोड़ देंगे। हम क्या कर देंगे, दूसरे जगह पर खेत को साफ करेंगे और हम वहां पे क्या करेंगे, खेती करेंगे। जब यहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगा तो हम तीसरे जगह पे आ जाएंगे। यहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त होगा तो जब पहले जहां किए थे तो उसमें जब उर्वरा शक्ति आ जाएगा तो उसमें आकर के हम लोग खेती करना शुरू कर देंगे। उसे ही हम लोग कहते हैं कौन सा खेती, झूम खेती। ध्यान दीजिएगा। पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायत भी प्रमुख कारक सिद्ध हुई। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पश्चिमोत्तर, याद रखिए बेटा, ये पश्चिम और उत्तर, ये वाला प्रांत, ये वाला सीमा प्रांत, ये उत्तर और पश्चिम के दोनों मिलाकर के सीमा को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बोला जा रहा है, कि जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गई। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। आइए अब हम लोग जो अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, आज हम लोग इतना ही तक छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सही तरीके से आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए सिर्फ इतना मेहनत करके हम लोग जो ऐसे वीडियो बनाते हैं, आप लोग पढ़िए। आप लोग जब पढ़ करके आगे बढ़िएगा तो हम लोगों को लगेगा कि नहीं, सफलता कम से कम कुछ मिला, लेकिन मिला तो है ना, तो अच्छा लगेगा। अगले दिन हम लोग पार्ट 5, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। आज पार्ट 4 हम लोग देखे, आज ये पार्ट 4 वीडियो हम लोग देखने का काम किए, तो नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट 5 में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा भारतीय राजनीतिक दल। भारतीय राजनीतिक दल, ध्यान देना बेटा, ये भारतीय राजनीतिक दल, इसमें बहुत अच्छे तरीके से भारतीय राजनीतिक दल में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में हम लोग जैसे आज आपको बता देते हैं, इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी 1938 ईस्वी में, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1943 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन लीग 1875 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में। ये सभी तरीके के सभा जो हुआ है उन तमाम सभाओं का वर्णन इस लेसन में किया गया है। आइए आज हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।